मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन आज आपको TD 301 में प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें आज आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ूंगा। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सहकारी संगठन। सहकारिता दो शब्दों सह प्लस कारिता के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना, सहयोग, सहकारिता, ये सब सहयोग करना है एक दूसरे को, तब कार्य करना है। प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए और सब प्रत्येक के लिए सहकारिता का मूल सिद्धांत है और मेल भावना इसकी आधारशिला है। सहकारी संगठन में लाभ उपार्जन के स्थान पर सदस्यों की सेवा भावना या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना का स्थान सर्वोपरि होता है। सहकारी संगठन में लाभ अर्जन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का स्थान सर्वोपरि होता है। किसी भी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ संगठन बनाते हैं और संगठन का आर्थिक उद्देश्य ये होता है कि जो लाभ होता है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो और कम लागत पर जो सदस्य है उनको माल की पूर्ति हो। सहकारिता संगठन व्यवसाय संगठन का वह प्रारूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इसकी विशेषताएं: सहकारी संगठन व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन होता है। सहकारी संगठन का मूलभूत सिद्धांत एक व्यक्ति एक मत होता है। सहकारी संगठन में प्रबंधन स्वयं सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित प्रबंधन समिति के द्वारा चलाया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, शहर में गांव में होती है सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, जिला स्तर पर क्रय विक्रय सहकारी संगठन और जिला उपभोक्ता सहकारी समिति। ये सब क्या होता है, इसमें सदस्यों के द्वारा लोकतांत्रिक विधि से कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और वो निर्वाचित सदस्य उस संस्था को चलाते हैं। इसका मूल उद्देश्य मध्यस्थों का उन्मूलन करना है। सहकारिता स्वयं की अपनी सहायता अपने आप करने का अनूठा ढंग होता है। सहकारिता एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। सहकारिता या सहकारी समिति एक निगमित संस्था होती हैं और इस पर नियंत्रण भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के प्रादेशिक सहकारी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण होता है। इनका जो नियंत्रण होता है समिति के ऊपर वो भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 या प्रादेशिक सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत उनका नियंत्रण होता है। अब इसका लाभ क्या क्या होता है? सहकारिता में लाभ अर्जन की उपेक्षा अपने सदस्यों और उपभोक्ताओं की सेवा करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सदस्य हैं, जो भी समिति के सदस्य हैं, वो लाभ अर्जन इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लाभ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्य जो है उनको कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का माल और समय पर उपलब्ध हो जाता है। मध्यस्थों का उन्मूलन सहकारी संस्थाएं करती है। इनका अनंत लाभ उपभोक्ता सदस्यों को प्राप्त हो जाता है। सहकारी संगठन में मालिक तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। सहकारिता से लोगों के बीच जन सहयोग की भावना का विकास होता है। जब इसमें क्या होता है, कस्टमर भी फिक्स होते हैं गांव में और वो कस्टमर उस संस्था पर जाता है, माल खरीदता है, तो संस्था निरंतर चलती रहती है और उन्हें शहर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस सामान को खरीदने के लिए। वो सारा सामान उनको कम कीमत पर उच्च क्वालिटी का माल अपने ही सदस्यों का जो निर्वाचन करते हैं वो उनको उपलब्ध
कराते हैं। सहकारिता से पूंजीपतियों को शोषण से मुक्ति मिल जाती है। आज के समय में सबसे बड़ा फायदा जो ग्रामीण जनता है उनको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनको पूंजीपतियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। सहकारिता अपने सदस्यों में बचत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। सहकारिता के सिद्धांतों पर कार्य करने से व्यक्तियों में बंधुत्व, एकत्व व सहयोग की भावना का विकास होता है। सहकारी संगठनों को सरकार की ओर से संरक्षण एवं रियायतें भी मिलती है। सहकारी संस्था जो भी खोलेगा उसको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, उनको फाइनेंस आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उनसे कई प्रकार की रियायतें मिलती है। यह संस्था रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इतने सारे फायदे हैं तो सरकार ने पिछले 5-10 सालों में सहकारिता पर बहुत कार्य किया है और गांव-गांव में सहकारी संस्था खोली गई है, उनको बिल्डिंग बना के दे रही है, उनके जो गोदाम बनाने हैं, सामान को स्टोर करने के उनके लिए उनको भी फाइनेंस करती है, तो सब्सिडी देके इन संस्थाओं का आगे बढ़ने में सहयोग कर रही है। ये तो इसको फायदे हो गए। फिर है इसके विफलता के क्या कारण, ये सब विफलता प्रमुख क्या होती है, विफल क्यों हो जाती है? तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा कारण है इनकी मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। क्योंकि सहकारी आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण अकुशल प्रबंध प्रणाली होना है। मैनेजमेंट आधुनिक तरीके से नहीं हो पाता है। राजकीय एवं राजनीति हस्तक्षेप बहुत होता है। जहाँ चुनाव प्रणाली आ जाती है वहाँ पर राजनीति हो जाती है और इससे वह समिति कभी कभी बंद भी हो जाती है। सहकारी आंदोलन के लिए उचित वातावरण का अभाव पाया जाता है। समिति के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना का अभाव पाया जाता है। व्यावसायिक अनुभव न होना, सबसे बड़ा व्यावसायिक अनुभव न होना ये सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जो सहकारी आंदोलन से जुड़ते हैं इनमें इतना बिजनेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इतने पढ़े लिखे लोग उसमें नहीं जुड़ते हैं, इसलिए ये आंदोलन कभी कभी असफल भी हो जाता है। अपर्याप्त पूंजी का होना, पूंजी कम होती है तब भी कभी कभी यह सहकारी आंदोलन या सहकारी समिति असफल हो जाती है। समिति पर कुछ ही स्वयं स्वार्थ से प्रेरित व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जाना, कभी कभी समिति पर कुछ विशेष लोगों का ही नियंत्रण हो जाता है, तब भी वो समिति असफल हो जाती है। परंतु फिर भी सहकारिता आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है गरीब लोगों की सेवा करने का, उनको समय पर गाँव में सामान उपलब्ध कराना और उनको शहर में आने जाने से बचाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन बचाना, उनका समय बचाना, उनका धन बचाना। तो उनको सारी सुविधाएं एक जीएसएस पर उपलब्ध हो जाती है, बशर्ते उसका मैनेजमेंट अपन एक प्रोफेशनल तरीके से करें, उसमें पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको मैनेज करना आता हो और वो बिजनेस से रिलेटेड व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, थैंक यू।